21 मई 2024। इससे पहले वीडियो में मैंने नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके जनवरी 1816 में हुए समझौते का जिक्र किया था। जिस समझौते के मुताबिक नेपाल के राजा ने गढ़वाल का इलाका और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमाचल का इलाका है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 लाख रुपए साल का मुआवजा जो है वो नेपाल के किंग को देना था, जिससे कि वो जो ठीक समझे, अपनी मुनासिब समझे, वो गढ़वाल के राजा और इसके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के राजा, जो कि आज के हिमाचल प्रदेश का इलाका है, उनको दे दे। मगर ये नेपाल का जो मामला है, नेपालियों का जो मामला है, ये से यही तक लिमिटेड नहीं था। जो सिक्किम में जो नामग्याल फैमिली थी, वो तिब्बत से आई थी, और वो उसने तिब्बत से आए 1604 से लगा के 1974 तक, इस तरह से लगभग 370 साल जो था सिक्किम पे राज किया। और जो नेपाल से संधि हुई थी, उसके मुताबिक जो था, इसका नेपाल का और सिक्किम का बॉर्डर में के मामले में कोई डिस्प्यूट होता तो उसका आर्बिट्रेशन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करना था। अब क्या हुआ, इसके बीच में जो था एक ऐसा भी मौका आया जब नेपाल की फौजों ने जो था सिक्किम पे कब्जा कर लिया, और नामग्याल फैमिली जो थी तिब्बत वापस भाग गई। वो 1-1.5 साल बाद फिर वहाँ लौट के आ गई, उन्होंने सिक्किम पे फिर कब्जा कर लिया। मगर मैंने ये देखा कि वहाँ पे नेपाल के जो इलाका है, ये नेपाली वहाँ से लगा के और दार्जिलिंग दोआब के इलाके तक सब नेपाली बसे हुए हैं। तो मैं जो था, जब सिक्किम गया मई 2016 में, तो मैंने जानने की कोशिश की कि ये मामला है क्या, क्योंकि सुभाष खिशी होता था एक सूबेदार मेजर, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था इंडियन आर्मी का। वो बार बार इंडियन गवर्नमेंट को और नेपाल की गवर्नमेंट को लिख रहा था कि ये क्या संधि है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो दार्जिलिंग का इलाका जो है इंडिया को मिल गया। तो मैं भी सोचता था कि शायद ये मामले जो नेपाल से लीज पे है, दार्जिलिंग दोआब का इलाका जो कि आज के इंडिया के पास है। मगर जब मैं मई 2016 में सिक्किम गया, तो वहाँ गंगटोक, जो वहाँ की कैपिटल है, मैं अपनी आदत के मुताबिक जो था, सुबह वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए गया। तो जहाँ वहाँ की विधानसभा स्टेट असेंबली है, उसके साथ में जो ओपन स्पेस है, तो वहाँ से चुम्बी वैली और कंचनजंगा पहाड़ जो है, उसकी चोटियाँ जो है, बर्फीली चोटियाँ साफ दिखाई देती थी। तो पहले दिन तो मैं आ गया। अगले दिन जो था, मेरी मुलाकात हुई, एक सज्जन थे वहाँ पे, मिस्टर टी दोरजी रिनझिंग। वो जो थे उसमें सिक्किम में डिस्ट्रिक्ट सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे। और जैसा कन्वेंशन इंडिया में जो स्टेट का जो सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होता है, वो लॉ सेक्रेटरी उसको बना दिया जाता है। तो वो लॉ सेक्रेटरी रहे, और उन्होंने जो था वो उसके बाद एज ए लॉ सेक्रेटरी रिटायर हुआ उस हैसियत से। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई, उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो मैंने रंजित साहब से पूछा, मैं कहा से ये जो है सिक्किम का मामला जो है, जो ये दोआब और ये दार्जिलिंग का इलाका है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नेपाल का इलाका नहीं है, ये सिक्किम का इलाका है। और जो सिक्किम के चुग्याल थे, उन्होंने, क्योंकि कलकत्ता में राजधानी में होती, उधर गर्मी होती थी, तो अंग्रेज उधर ठंडे इलाके से आए थे, उनके परिवार को दिक्कत होती थी, तो उन्होंने हिल स्टेशन के तौर पे ये दार्जिलिंग का इलाका जो था, 300 रुपये साल की एनुअल ग्राउंड रेंट पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ये तो इसका मतलब ये, अब वो 99 ईयर्स की लीज जो थी, वो 1934 में एक्सपायर हो गई। जैसे कि हांगकांग को भी दिया था चीन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये ओपियम वार के बाद जो था, वो जब कंप्लीट हो गई 99 ईयर्स, तो जो था हांगकांग चीन को वापस लौट गया। तो मैं कहा इस तरह से ही ये जो दार्जिलिंग का इलाका है, दोआब का इलाका जो है, ये वापस लौट जाना चाहिए था सिक्किम को। तो उन्होंने समझाया नहीं, ऐसा नहीं है। कहते मेरी कोर्ट में जब मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था, बहुत केस आए इस मामले में, लैंड के मामले में डिस्प्यूट आते थे, मैंने उनकी हियरिंग की और डिसीजन दिया। तो इसलिए मैं इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि, और ये ठीक है। मैं का फिर जब सवाल ये है कि जब लीज एक्सपायर हो गई थी, चौग्याल ने, जो किंग था सिक्किम का, उसने वापस क्यों नहीं, लहरी परचेस क्यों नहीं किया,
जैसे कि चाइना ने हांगकांग को रिप्लेस किया लीज एक्सपायर होने के बाद, और उसको रिप्लेस करते तो 300 रुपये साल की जो वो एनुअल डेवलपमेंट दे तो बस उनको नहीं मिलता। वो कहा इसके पीछे एक सोशल और डेमोग्राफिक इफेक्ट था, क्योंकि बात ये थी कि जो सिक्किम था उसके अंदर 30% जो थे लेप्चा और भूटिया थे, और 70% नेपाली थे। और जो दार्जिलिंग का इलाका है, द्वाब का इलाका है, इसमें 80% जो थे ये नेपाली थे, और 20% ये लेप्चा और भूटिया थे। तो उससे जो था वो बैलेंस बिगड़ जाता, इसलिए उन्होंने वापस लिया। बात बड़ी लॉजिकल लगी, ठीक लगी, पॉलिटिकली, सोशली और सिक्योरिटी पॉइंट से भी तो ठीक थी। तो इसका अच्छा, मगर आज भी जो है वहाँ से आप जब ये कर रहे थे दो गोरखालैंड बनाने की बात, सुभाष किशन जो था, तो सुभाष किशन को ये बात पता नहीं थी। वो समझता कि नेपाल से एग्रीमेंट, जबकि एग्रीमेंट था सिक्किम से जो लीज पे दिया गया था ये। तो मैं जब गया वहाँ से, तो मैं दिल्ली से गया, बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरा, एयरफोर्स का है। तो मैं वहाँ उतर के अपनी जैसी मुझे आदत है, मैं इस पर घूमने निकल जाता हूँ। मैं बाहर निकला घूमने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों ने मंगलौर से अगले दिन आना था, बेटी तो उसी दिन आ गई थी बागडोगरा। हम होटल में ठहरे, मैं होटल 10 में घूमने निकला, तो मैंने बोर्ड देखा वहाँ नक्सलवाड़ी, नक्सलवाड़ी। तो मैं कहीं नक्सलवाड़ी का, तो मैं आगे घूमने चला, तो वहाँ एक सिंगल मैन स्टोरी है। वहाँ का जो प्लांट कॉलोनी थी, बहुत फुल्ली बिल्ट अप हाउसेस थे। जो नक्सलवादी जिनको माइस कहते हैं, बहुत आदमी को मारा। एक एजिटेशन चला था वेस्ट बंगाल के अंदर, सिद्धार्थ शंकर राय जब चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, बहुत से आदमियों का कत्लेआम हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्मी ने, पुलिस ने उनको मारा। तो खैर मैं वहाँ उसमें कॉलम ही थोड़ी बहुत देखूँगा, उसके बाद लौट के आया अपने होटल पे। फिर मेरे बच्चे भी जो बंगलौर से आ गए, वहाँ से बेटा बहू पोते पोती जो थे, और बड़ी बेटी और देवते देवती में वह पहले ही थी पहले दिन से। तो वो वहाँ से हम चल पड़े गंगटोक ते रहो, कार से, गाड़ी से, कार से गंगटोक पहुँचे। और वहाँ अगले जो उस दिन तो नहीं, अगले दिन हम 3 दिन रहे थे। तो मैंने देखा कि वहाँ कोई लेन एंक्रोचमेंट नहीं है, कोई आदमी कूड़ा नहीं फेंकता है, कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं है। बहुत डिसिप्लिन कंट्री था सिक्किम, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, बड़ी पसंद आई। आबादी बहुत कम है वहाँ पे। और उसके बाद हम पीलिंग गए, तो मैंने पीलिंग में भी जो थी वो भोटिया थी, वो लेडी जिसका वो रिसॉर्ट था, ऑनर जो थी। और मेरी वहाँ पे वो होल बॉडी सोशल है, पाउता मालिश करने वाली जो लेडी थी, वो उषा प्रधान, वो नेपाली लेडी थी जिसने मेरी मालिश की सब होल बॉडी की। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसके तो सब मालिक जो है भूटिया और लेप्चा। और जो मजदूरी करने वाले किसान हैं, आज वहाँ जो दार्जिलिंग में चाय, ये टी एस्टेट्स बनी हुई है चाय की, उनमें सब काम करने वाले नेपाली मजदूर हैं, गरीब आदमी है वो। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नेपाल का इलाका है, अभी जो बागडोगरा है और दार्जिलिंग है और द्वाब का इलाका, ये तीनों जो है इसके बंगाल के पार्ट है, नॉर्थ बंगाल के। तो इसका क्या हुआ, अब जो ये जो आए थे फैमिली जो थी, जो चोग्याल जो फैमिली थी, ये आई थी तिब्बत से। इसका मतलब हुआ है कि जो सिक्किम का इलाका है और नॉर्थ बंगाल का है, उसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट हो गए नेपाल के, क्योंकि सब इलाके में नेपाली बसे हुए हैं। और चीन का इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, उसका इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस प्रोविंस है। और ये जो थे चोग्याल फैमिली जो थी, नामग्याल फैमिली जो तिब्बत से आई थी, तो उनका भी लेजिटिमेट इंटरेस्ट पैदा हो गया। इसमें पॉलिटिकल भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी होता है। अच्छा, मैंने दूसरी चीज़ मुझे पता चली हुआ कि सिर्फ जो सिक्किम के और जो ये नॉर्थ बंगाल है, सिलीगुड़ी है, उसमें 17 किलोमीटर का कॉरिडोर है। तो जब ये इंडिपेंडेंस के बाद 47 में ये ईस्ट पाकिस्तान जो था पाकिस्तान के पास चला गया, तो फिर वहाँ जाने का रास्ता बंद हो गया, वो है सिलीगुड़ी जो था। तो बड़े एविडेंट बेस पे वर्ष दिए गए, और नेहरू ने कहा भी इसको कनेक्ट करने के लिए एक मीटर गेज रेल लाइट नया ट्रैक बना दिया जाए, क्योंकि वो तो 2 फीट वाला जो था नेहरू गेज था उससे पहले दार्जिलिंग से और ये सिलीगुड़ी तक आने के लिए। तो नया ट्रैक बना गया कि अब तो जो है वो भी ख़त्म हो गया, तो अब तो उसे ब्रॉड गेज लाइन बन गई है। मगर कॉरिडोर जो 17 किलोमीटर ही है, और जिसको आज चिकन नेक कहलाया जाता है,
आज तो कैनन जो है इतने हैवी हैं कि वो तो 40 मील गोला फेंक देती हैं। जो मल्टी बैरल गन्स हैं ये 40 कर रहे, और एक एक स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है सारा डस्टाई कर देती है, आग लगा देते हैं उसके अंदर। तो 17 किलोमीटर क्या मायना लगता है, कुछ नहीं मायना लगता। तो सिक्योरिटी पॉइंट से ये सब मामला जो है बहुत डेंजरस है। अच्छा, आप सोशली देखे रहे हम तो सब नेपाली हैं वहाँ, और अगर जो हेरिटरी देखें तो जो वो तिब्बत से आए थे ये चोगिया नामग्याल फैमिली उनका है। तो ये जो होता है जो दिल्ली सरकार है जिसका आज जो सुल्तान जो है ये नरेंद्र मोदी है, जो ये गुजराती है, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं उस इलाके का, ना हिस्ट्री का पता है। जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, आते हैं और रिटायर हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, ना उनकी वहाँ ननिहाल है ना उनकी ससुराल है। इनको क्या लेना देना सिक्किम से या बंगाल से, नॉर्थ बंगाल से। अभी जो थे बंगाल के गवर्नर साहब जो थे जाने लगे वहाँ दार्जिलिंग, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस जो थी गवर्नर साहब की देखभाल में लग जाते, और ये जो थे वहाँ पे राइट्स हो जाते। तो ऐसे भी वहाँ पे राइट्स होते रहते हैं दार्जिलिंग में, तो ये पॉलिटिकल राइट्स हो जाते हैं। और वो शायद इसी पर्पज से जा रहे थे गवर्नर साहब जो है, क्योंकि वो बीजेपी के मोदी के दोस्त है। तो जब मोदी जा रहे थे एक नाइट के स्टे के लिए वहाँ पे, तो 3 औरतों का उन्होंने इंतजाम किया उनको एंटरटेन करने के लिए, शॉर्ट लिस्ट की, उनमें से कोई एक जो था उनके साथ रही एक नाइट के लिए। मगर पुलिस उलिस में वर्ल्ड हो गई, वो औरतें जो है ज़बरदस्ती क्योंकि उनसे करने की कोशिश की गवर्नर ने, वो मामला टेढ़ा हो गया। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी ले लिया, उसने मामले को तूल दे दी, पॉलिटिकल मामला बन गया। फिर उन औरतों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी गवर्नर के खिलाफ। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा आप उत्तराखंड से लगा के चले, ये डीएनए सब जो है इनका नेपाली है। इधर आप जो है ये यहाँ तक आ जहाँ दार्जिलिंग तो आपके इलाके सारे नेपाली हैं, बहुत थोड़े से भोटिया लेपचा लोग हैं, और वो तिब्बती से आए हुए हैं, यानी कि चीन से आए हुए हैं। तो वहाँ पे इंटरेस्ट किसका रहा, सोशली पॉलिटिकल हर तरह से, या तो नेपालियों का रहा, नेपाल है, और या फिर क्या तो ये चीन का रहा। तो इंडिया का तो कोई मतलब नहीं, गुजराती जो सुल्तान का तो कोई मतलब नहीं जो दिल्ली के तख्त पे बैठा है आज। तो ये सब मामलों को देखते हुए इस मामले में अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो मेरी एक किंडल ई बुक है फर्टिलाइज नेशन और सोसाइटी, उसके चैप्टर 2 में मैंने इसको बड़े उसमें डिस्कस किया है डिटेल में। उसके बाद जब पीलिंग गए थे वहाँ पे धर्मराज से भी मेरी मुलाकात हुई थी, धर्मराज ने मुझे बहुत सी बातें समझाई थी। ये चैप्टर जो है मैं इसको कल दोबारा पढ़ रहा था, ये 5-6 साल पहले जब पब्लिश हुई थी मेरी किताब, तो आप उसको पढ़िए, आपको मामला समझ में आएगा कि मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये नॉर्थ इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, इवन बंगाल का। बंगाल में जो है ये एक लैंग्वेज जो होती है, जो भाषा होती है, वो उसके कल्चर का पार्ट होता है। अब सवाल ये है कि जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश दोनों में बंगाली भाषा है, लैंग्वेज और कल्चरली दोनों एक है। तो अगर जो इन दोनों को मिला के, अब क्योंकि बांग्लादेश बहुत बड़ा कंट्री है, 17-18 करोड़ की उसकी पॉपुलेशन है, आजकल तेज़ी से एडवांस कर रहा है। और ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल जो है ये बैकवर्ड होता जा रहा है, जैसा इंडिया जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता जा रहा है, दिन पर दिन की हालत बिगड़ती जा रही है। तो अगर जो वेस्ट बंगाल को और बांग्लादेश को इसको मिला दें तो ये सब भाई भाई है। हिंदू मुसलमान से क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई आज कौन पूछता, मुझे कोई नहीं पूछता, सिर्फ दंगाइयों के अलावा जो है। तो इसको वेस्ट बंगाल को और बांग्लादेश को मिला के एक कर दिया जाए, और इधर ये सारा कंटिन्यूस है, अपना गढ़वाल से लेके जो है, जो हरिद्वार से लगा के आपके ये ऋषिकेश, देहरादून, ये सब गढ़वाल के हिस्से थे, नेपाल के हिस्से थे। ये बहुत बड़ा इलाका है, और नेपाल को जो है फिर वाया बांग्लादेश जो है, और चाइना को भी अरबियन सी में एक नाम है वे बंगाल में आने का रास्ता मिल जाएगा, जो कि मिलना चाहिए, सबका राइट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस जो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसको सब समझने की ज़रूरत है। इसको समझ आप मेरी ये चैप्टर जरूर पढ़िए, सेकंड चैप्टर
खुदाई नेशनल सोसाइटी जो किंडल ई बुक है मेरी। नमस्कार, धन्यवाद।